हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 2025 में इस महीने में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है सीए इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो हम लोग ऑडिटिंग एंड एथिक्स की रिवीजन करने वाले हैं। हमारा स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टडी मटेरियल का एडिशन जुलाई 2024। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये मई 2025 और नवंबर 2025 में आपको एप्लीकेबल होने वाला है, अलॉन्ग विथ एनी अमेंडमेंट्स, एनी चेंजेस जो इंस्टीट्यूट आपके वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। ठीक है, उसके बाद जैसा ही हम नीचे आते हैं हमारे कंटेंट में, तो आपको दिखता है हमारे पास दो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 5 चैप्टर्स, मॉड्यूल 2 में 6 चैप्टर्स। हम लोग अभी रिवीजन शुरू कर दिए हैं चैप्टर नंबर 1 की, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टॉपिक्स में। तो भाई साहब, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें टॉपिक नंबर 1 का रिवीजन वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल अब अवेलेबल हो चुका है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले, आपका रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2, जो है आपका ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। तो आ जाओ, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग पे आ जाओ। ये आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 1.4 के ऊपर दिया हुआ है। टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। बिफोर वी गेट टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम टू नो अबाउट ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 2 यानी ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, इसमें डायरेक्ट सवाल या कोई डिस्क्रिप्टिव सवाल आने के चांसेस कम है। लेकिन सवाल कहाँ पे आ सकते हैं? केस स्टडी में आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जा सकता है, एमसीक्यू में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे एक एक दो दो मार्क्स के लिए आपको यहाँ से सवाल बनने के चांसेस आते हैं अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, यहाँ पर इंस्टीट्यूट अपने वैल्यूएबल मार्क्स को वेस्ट नहीं करता है। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी पता है कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टॉपिक पे कैसे भी सवाल इंस्टीट्यूट बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि एटलीस्ट हम 1 या 2 बार इन चीज़ों को पढ़े, ताकि हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कोने में पड़ी हुई रहे। और अगर इसमें इस पर से कोई एमसीक्यू, कोई छोटा मोटा सवाल आता है, तो हमें उतने वैल्यूएबल मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाए। बिफोर वी गेट टू अंडरस्टैंड meaning and nature of auditing, let's travel back in time to know about origin of auditing. Auditing has existed even in ancient times in many societies of the world, including India. यानी ऑडिटिंग बहुत पुराना प्रोफेशन है, कोई रिसेंट प्रोफेशन, कोई रिसेंट डेवलपमेंट नहीं है। द रेफरेंस टू ऑडिटिंग इज फाउंड इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन होते हैं? द चाणक्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उनका एक वर्ल्ड फेमस ग्रंथ है जो है अर्थशास्त्र, चाणक्यस अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसका टाइम क्या था? 4th सेंचुरी बीसी, यानी क्राइस्ट का पीरियड शुरू होने से पहले 4th सेंचुरी बीसी, ये उनका टाइम पीरियड था। और चाणक्य के टाइम में भी ऑडिटिंग हुआ करता था। अब उसका नाम ऑडिटिंग था या नहीं, ये डिबेटेबल है। हमारा देश, हमारी लैंग्वेज, तो हमारी लैंग्वेज में हम ऑडिट को हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में कुछ और बोलते हैं। दिस इज इंग्लिश। इंग्लिश में इस प्रोसेस को ऑडिट यानी रीवेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसे कहा जाता है ऑडिटिंग। The reference to auditing is found in Kautilya's Arthashastra even in 4th century BC. It talks about fixed accounting year, a process for closure of accounts and ऑडिट फॉर द सेम, यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिट दोनों प्रोसेस के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रेफरेंस मिलता है। Concepts of periodical checking and verification existed even in those times. Even there are references in his monumental work to misstatements in financial statements due to abuse of power. Abuse of power मतलब क्या? करप्शन, है ना, अपने फायदे के लिए पावर का यूज करना। वॉजंट ही फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जहां पर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जहां पर भी धन, पैसा जनरेट होगा, वहां पर उसके मिसयूज होने का चांस है, उसके सदुपयोग होने का भी चांसेस है। धर्म के दोनों पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, धर्म अधर्म। जहाँ पे धर्म होगा वहाँ पे अधर्म भी होगा, जहाँ पे पैसा होगा वहाँ पे उसका सदुपयोग भी होगा, यानी अच्छे कामों के, वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी यूज होगा, और कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो उसका मिसयूज भी करेंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। उसी का बेसिकली यहाँ पर आपका एक सिद्धांत बताने की कोशिश की गई है ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग के माध्यम से।
तो पैराग्राफ नंबर 1 में जो है हमारे कौटिल्य साहब के अर्थशास्त्र में भी ऑडिटिंग का रेफरेंस था। ये बात आपको क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दी। पुराने समय में भी मिसस्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट था, उसके वर्डिंग, उसके टर्मिनोलॉजी अलग होती थी। आज के समय में भी मिसस्टेटमेंट्स है, आज के समय में भी फ्रॉड होता है। आज के समय की लैंग्वेज हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, बस फ़र्क इतना है। जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो पुरातन ही है, पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसके लैंग्वेज, उसको बताने का तरीका बदल जाता है। द वर्ड ऑडिट, अब जो हम ऑडिट ये वर्ड यूज करते हैं उसके बारे में। द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर। इन मिडिवल टाइम्स ऑडिटर्स यूज टू हियर द अकाउंट्स, रीड आउट टू देम टू चेक दैट एम्प्लॉयज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। यानी ओरली वर्बली अकाउंट्स पूछे जाते थे और वो सारी चीजें उन्हें बताते थे, और जो मेन आदमी होता था वो सुन के सारा कुछ वेरिफिकेशन करता था। The word audit originates from the Latin word audire, meaning to hear. In medieval times, auditors used to hear accounts read out to them to check that employees were not careless and negligent. Industrial revolution in Europe led to astronomical expansion in volume of trade and consequently डिमांड ऑफ ऑडिटर्स। अब यहाँ पर मेडिवल टाइम की बात आपको बताई गई है, यहाँ पर एकदम पुरानी बात, सिविलाइजेशनल बात आपको बताई गई है, यहाँ पर मेडिवल टाइम की बात आपको बताई गई है। अब आगे वाले पैराग्राफ में देखो क्या होता है। आज के समय में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ऑडिट, उसका ओरिजिन क्या है, ये आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया है। कमिंग टू मोर रिसेंट हिस्ट्री, ठीक है, अभी एकदम रिसेंट टाइम की बात हम कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860, हैविंग बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शंस। तो भारत में 1860 में जब कॉलोनियल पीरियड था, जब ब्रिटिश राज चल रहा था, तब भारत में पहला ऑडिटर जनरल को अपॉइंट किया गया और उसके 2 फंक्शंस थे, वो अकाउंटिंग भी करता था और वो ऑडिटिंग भी परफॉर्म करता था। लेटर ऑन ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल वॉज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, यानी कानूनी रिकॉग्निशन उन्हें दिया गया। प्रेजेंटली Comptroller and Auditor General of India is an independent constitutional authority responsible for auditing government receipts and expenditure. तो आज के समय में जो अथॉरिटी है उसका नाम क्या है भारत में? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम आप याद रखना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आज की एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी के पास, इस अथॉरिटी का नेचर कैसा है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी भारत के संविधान में, भारत के संविधान के तहत कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को बनाया गया है, उस पोजीशन को बनाया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और पावर्स उनको दी गई है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? गवर्नमेंट की जितने भी रिसीट्स है और गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको ढंग से ऑडिट करना। The Institute of Chartered Accountants of India was established as a statutory body under an Act of Parliament in 1949 for regulating the profession of chartered accountancy in the country. तो यहाँ पर आपको 4 बातें बताई गई है। सिविलाइजेशनल बात जो हमारे भारत से जुड़ी हुई है, भारत में भी अकाउंटिंग होता था, ऑडिटिंग होता था, उसका रेफरेंस आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके बाद यूरोपियन रीजन की आपको कुछ बातें बताई गई है, जहाँ पे ऑडिट का ओरिजिनल जो वर्ड था वो लैटिन से आता है, ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है लिटरली सुनना, हियर करना, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप और मिडिवल टाइम की बात होती है। फिर उसके बाद में रिसेंट हिस्ट्री क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, 1860 का पीरियड आपको बताया गया है। और उसके बाद चौथी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बताई गई है। तो 1949 में हमारा प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, और वही इंस्टीट्यूट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशन को रेगुलेट करता है अंडर द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है मित्रों, तो ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में ये 4 बातें आपको बताई गई है। इन चारों में से हो सकता है अगर आप लकी हो तो एकदम सिंपल एमसीक्यू या कोई 1 या 2 मार्क का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी रिवीजन इस यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ऐसे वाले पोर्शंस होते हैं ना, इनमें आपके फैक्ट्स करेक्ट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर डेट बताई गई है, ग्रंथ बताया गया है, इस ग्रंथ में क्या रेफरेंस मिला था वो एक्चुअली एक्यूरेटली आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडायर, तो ये स्पेलिंग आपको ढंग से याद होनी चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है, ये प्रॉपरली कॉमाज आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जिसको मार्क्स काटने हैं ना, वो कहीं पर भी छोटी सी गलती देख के भी मार्क्स काटेगा। और इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई एकदम रिफाइंड प्रोफेशनल निकालने, तो
कड़क तरीके से पेपर चेक करो। मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम चेकिंग में कुछ ना कुछ झोल झपाटे होते हैं, ये आपको भी एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक्सपीरियंस है, सबको पता है, लेकिन आज की डेट में हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम बार बार इंस्टीट्यूट को चैलेंज कर सके। तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपनी एनर्जी को प्रोटेस्ट या फालतू की बातों में ना लगाए, और जो आपके सामने टारगेट होता है, आपका टारगेट क्या होता है मित्रों, 40 ये आपके पासिंग मार्क्स हो गए, 60 ये आपके एग्जेम्पशन मार्क्स हो गए, और 60 के ऊपर जितना भी रेंज है, 70, 80, 90, चलो 100 भी पकड़ लो, ये हो गई आपकी प्रीमियम रेंज। अगर आप केवल इसी रेंज में फंस के रह जाओगे तो आपको कॉर्पोरेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी इससे रिलेटेड ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैकेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, आपका क्वेश्चन आंसर पेपर आप अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो, तो आप एवरेज रेंज में से प्रीमियम रेंज में अगर आप आ जाते हो, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केवल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, जितनी भी एग्जाम्स आपकी बची है, आपको यहाँ से प्रीमियम रेंज में जंप करना है, ताकि आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके पैकेज से रिलेटेड कमिटमेंट्स है, ड्रीम्स है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अगर आपको उतना पैकेज चाहिए तो खुद को प्रीमियम कैटेगरी में आपको लाना पड़ेगा। 40 और 60 मार्क्स लाके आप बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेशर वाला पैकेज, एकदम हाई पैकेज नहीं मार सकते। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस आने के बाद आपका पैकेज बढ़ेगा, नो डाउट, तब आपके मार्क्स कोई नहीं पूछेगा। लेकिन एज अ फ्रेशर आपको एकदम टॉप क्लास जंप स्टार्ट चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए, तो फिर एज अ फ्रेशर आपको प्रीमियम रेंज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ, जिनके घर में बिजनेस है, जिनके घर में प्रैक्टिस है, मैं उनके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके सपने होते हैं, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना होता है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। दिस इज एवरेज, यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज मिलेगा। दिस इज प्रीमियम कैटेगरी। आठों के आठों सब्जेक्ट में अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में आते हो तो इंटरव्यूवर भी आपको सीरियसली ट्रीट करेगा, आपको अच्छे पैकेज ऑफर होंगे। दिस इज रियल, जिसे आप कह सकते हो हार्ड फैक्ट, ट्रूथ, जो भी आपको बोलना है, ऑफ लाइफ। तो एज अ फ्रेशर बड़ा पैकेज चाहिए तो भाई साहब 70, 80, 90 ये टारगेट करो, मिलते हैं लोगों को मार्क्स। बस आपको एक बात याद रखना है, जब आपका क्वेश्चन पे आंसर पेपर चेक होने जाता है तो आंसर पेपर में आपको केवल जो आपका एग्जामिनर होता है उसको आपको क्रैक करना होता है। एग्जामिनर चेक करेगा, फिर से रीचेक होगा, यानी 3 बार रीचेक होता है, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है। पहले एग्जामिनर चेक करेगा, फिर उसका रिवेरिफिकेशन होगा, फिर उसका रिवेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा पूरा का पूरा रिफाइंड प्रोसेस पेपर चेकिंग का होता है, आंसर शीट का। लेकिन आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रीमियम रेंज टारगेट करनी है, और आपका एक ही मोटिव होना चाहिए। आपका कॉम्पिटिशन केवल 40 पेपर के उन गट्ठे में है। आपका जिस भी एग्जामिनर के पास आपका पेपर जाएगा, जितने गट्ठे उसके पास जाएंगे, उस गट्ठे में से आपका पेपर एकदम स्टैंड आउट होना चाहिए। आपका पेपर चेक करते वक्त उस एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग एकदम स्मूथ होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनर को बिल्कुल एफर्ट नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या लिखा है उसको समझने की, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके हेडिंग्स देख के, आपका पेपर का आंसर का स्ट्रक्चर देख के फटाक से मार्क्स उसने दे देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे बहुत सारे पेपर्स एग्जामिनर चेक करता है तो उसका मूड स्विंग भी होते रहता है। सब लोग ह्यूमन बीइंग्स है, कोई रोबोट नहीं है। तो जहाँ पर भी हैंडराइटिंग समझने में तकलीफ हो जाती है लोगों को, वो सीधे सीधे उन पेपर्स को उड़ा देते हैं। बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे करते हैं। अब मेरे पास सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब लोगों को पता है कि पेपर चेकिंग किस तरीके से होता है। अच्छे एग्जामिनर्स भी होते हैं, एवरेज एग्जामिनर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज स्टूडेंट्स और प्रीमियम स्टूडेंट्स दोनों कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही जेन्युइन पेपर चेकर्स और एवरेज पेपर चेकर्स, जिन्हें सिर्फ इंस्टीट्यूट के पैसे और वो एक इज्जत होती है ना कि भाई एग्जामिनर है ये, इनसे थोड़ा बना के रखो, तो ये सारा ईगो सेटिस्फैक्शन का गेम प्लस मॉनेटरी गेन दोनों होता है। तो एग्जाम पे के पेपर चेक करने के लिए जेन्युइन पेपर चेकर्स भी होते हैं और एवरेज पेपर चेकर्स भी होते हैं। तो हर तरह के लोग आपको हर जगह पे मिक्स्ड बैग्स मिलने वाले। तो आपको क्या करना है, ढंग से रिवीजन करो। आपका जितना भी आंसर आप लिखोगे एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्लैरिटी के साथ, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अंडरलाइन करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर के पास जितना पेपर का गट्ठा जाए, 40, 80, 120, उस गट्ठे में से आपका पेपर सबसे टॉप क्लास होना चाहिए। और ये अगर आप इंश्योर करते हो और कंटेंट भी आप सही लिख के आते हो, तो आप
डेफिनेटली प्रीमियम कैटेगरी में आ सकते हो। एवरेज कैटेगरी में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में आने के लिए आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, रिटेंशन पावर होनी चाहिए, और जो मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस मैचेस, प्रैक्टिस करते रहो। जब तक आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे। पूर्व तैयारी ही जीत इंश्योर करती है, ऐसे ही किसी को जीत नहीं मिलती। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसका लक अच्छा है, जिसने पूरी तैयारी की है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है, उस बंदे को या बंदी को सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। तो चलो, हमारा जो उद्देश्य था ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग को रिवाइज करने का, तो हमने 4 बातें यहाँ पर रिवाइज कर ली है। ये आपका एक चीज़, यहाँ पर एक टॉपिक है जो हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री डिस्कस हुई है, यहाँ पर यूरोपियन एंड मेडिवल टाइम की डिस्कशन हुई है, यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री डिस्कस हुई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और पैराग्राफ नंबर 4 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात बताई गई है। तो ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में 4 चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट थी, वो चारों चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज कर ली है। अब जो अगला वीडियो रहेगा वहाँ से हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ये आपकी जो है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस पर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये हम रिवाइज करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एक वीडियो में एक ही टॉपिक रिवाइज होगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, द अल्टीमेट रिवीजन बैच, जैसा कि आप ये रेड वाला देख रहे हो ना, ऊपर में रेड बार में जो लिखा हुआ है, वही आपको उसी नाम से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए।